वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो हम लगातार आरबीएससी राजस्थान अध्ययन की बुकें पढ़ रहे हैं और कक्षा 6 की हम बुक पढ़ रहे हैं, जिसका आज हमारा 7वां वीडियो और अध्याय नंबर भी 7 है, जिसमें हम चर्चा करेंगे जल संसाधन और संरक्षण। और ये टॉपिक रीट, पटवार और वन रक्षक और एशियप एग्जाम में तो यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है क्लियर रूप से। तो रीट के विद्यार्थी, पटवारी के विद्यार्थी और वन रक्षक, इसके अलावा कोई भी राजस्थान लेवल का एग्जाम है, यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है। तो लगातार हम आरबीएससी राजस्थान अध्ययन की बुकों का वर्णन लगातार कर रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं। किसके बारे में? जल संसाधन और संरक्षण। जल के संसाधन कौन कौन से हैं और उनका संरक्षण कैसे किया जाएगा, उसके बारे में विस्तृत चर्चा है। तो कक्षा 6 की किताब है, तो एक कक्षा 6 का बालक कितना उम्र का हो सकता है, कितनी की उसकी बुद्धि लब्धि हो सकती है, उस आधार पर किताब बनाई गई है। लेकिन हम जो तथ्य परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है वो पढ़ेंगे। एक तो आपको पता है राजस्थान में जल संसाधन और अपवाह तंत्र है, चाहे वो बांध के हो, नहरें हो, तालाब हो, झीलें हो, कुएं, हर प्रकार की। तो यहाँ पे अपवाह तंत्र पढ़ेंगे, यानी नदियों का अपवाह तंत्र, जो हमारे राजस्थान में 3 प्रकार से है। अरब सागर की खाड़ी में गिरने वाली, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली, और एक वो जो कहीं नहीं गिरती है, आंतरिक प्रवाह की नदियाँ। तो उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, धरातलीय बनावट और भूगर्भिक संरचना के आधार पर किसी नदी उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित जल प्रवाह की विशेष व्यवस्था को अपवाह तंत्र या प्रवाह प्रणाली कहते हैं। और आपको पढ़ना कैसे? आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, आपको पढ़ना किस प्रकार है। आपको ऐसे पढ़ना है कि मैं पढ़ रहा हूँ, अगर मुझसे कोई क्वेश्चन पूछे तो मैं उसका जवाब कैसे दूंगा, इस आधार पे आप पढ़ा करो। नहीं कि आप कंपटीशन में आपसे पूछे कि कक्षा 6 की आप बुक पढ़ रहे हो, अगर आपको कक्षा 6 के या 10 के विद्यार्थी को ये बुक पढ़ानी है तो आप कैसे उसको कॉन्सेप्ट समझाओगे, कैसे चीज़ें बता सकोगे, उस आधार पर आप तैयारी करोगे तो आप कभी भूलोगे नहीं। देखिए, ऐसी छोटी नदियाँ जो आगे चलकर किसी बड़ी नदी में मिल जाती है, सहायक नदियाँ होती है ना, सहायक नदी। देखो, 2 अपवाह क्षेत्रों के मध्य की उच्च भूमि जो वर्षा जल को विभिन्न दिशाओं में प्रवाहित करती है, उसे जल विभाजक रेखा कहते हैं। जैसे राजस्थान में अरावली पर्वतमाला। और पिछले वीडियो में हमने अरावली पर्वत, राजस्थान के जो चारों भौतिक प्रदेश है, जलवायु और ऋतुओं के बारे में अध्ययन किया था। जिस विद्यार्थी ने नहीं देखा, हमारी प्ले लिस्ट में जाइए, नाम लिखा हुआ है राजस्थान अध्ययन कक्षा 6, वो बुक, वो प्ले लिस्ट में सारे देख लेना। और लगातार मैं आपको एक दिन में 2 वीडियो देख रहा हूँ, देख लेना। अब देखिए, राजस्थान का अपवाह तंत्र 3 भागों में बांटा गया है। मैंने अभी बताया आपको, बंगाल की खाड़ी में का अपवाह तंत्र, यानी जो नदियाँ बंगाल की खाड़ी में अपना जल लेके जाती है। यहाँ से क्वेश्चन सीधा सीधा आता है कि कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, कौन सी अरब सागर की खाड़ी में। तो देखिए, बनास नदी, काली सिंध, पार्वती आदि चंबल में प्रवाहित होकर यमुना नदी में मिल जाती है। आपको पता है सबसे बड़ी नदी गंगा, गंगा में मिलती है यमुना, यमुना में मिलती है चंबल, चंबल में मिलती है बनास, चंबल में मिलती है काली सिंध, काली सिंध है, पार्वती नदी है, ये सारी नदियाँ मिलती है। तो ये सहायक नदियाँ होगी, सहायक नदियों से जाते जाल मिलता है, और फिर गंगा आगे ब्रह्मपुत्र में जाकर दोनों बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब सबका जल बंगाल की खाड़ी में गिरा ना, तो इसलिए क्वेश्चन आ जाता है काली सिंध नदी कहाँ जाके गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। तथा यमुना नदी गंगा में, और अंत में गंगा का जल बंगाल की खाड़ी में मिल जाता है, इसलिए बंगाल की नदी का अपवाह तंत्र हो गया। सबसे ज़्यादा हमारे राजस्थान की नदियाँ बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। दूसरी अरब सागर। एक तो ये ध्यान रखना, ये नक्शा है हमारा, ये अरब सागर हो गया, इधर बंगाल की खाड़ी है। अरब सागर का अपवाह तंत्र देखें तो जो अरावली के पश्चिम भाग में बहकर अपना जल अरब सागर में ले जाती है, जैसे माही, लूणी, साबरमती, पश्चिम बनास की सहायक नदियाँ अरब सागर का है। लूणी नदी, माही नदी, साबरमती, पश्चिम बनास, पूरी आपने डिटेल आगे पढ़ेंगे हम, थोड़ा थोड़ा विवरण जितना एग्जाम में आता है ना उतना जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि उतना ही पढ़ना है। और तीसरी आंतरिक, जो किसी पहाड़ से निकल जाती है, कहीं समुद्र में नहीं पहुंचती है, सीधा धरातल में या किसी झील में मिल जाती है, उन्हें भूमिगत या आंतरिक प्रवाह की नदियां कहा जाता है। जैसे बहुत ही प्रसिद्ध है घग्गर नदी, बाणगंगा, इसको रुंठित नदी कहते हैं। पहले तो ये यमुना में मिलती थी, आजकल ये हरियाणा में जाके लुप्त हो जाती है, इसलिए इसको आंतरिक प्रवाह मानने लगे। कांतली, साबी, रूपारेल, मेंढा आदि नदियां आंतरिक प्रवाह के उदाहरण है। अब राजस्थान की प्रमुख नदियां देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है चंबल नदी से। राजस्थान की बारहमासी नदी, राजस्थान की कामधेनु। उद्गम मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत से होता है। उद्गम मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत से होता है। ध्यान रखना, किस पर्वत से? विंध्याचल पर्वत से। राजस्थान की सबसे लंबी एकमात्र वर्ष भर बहने वाली नदी है। यह नदी चित्तौड़गढ़ जिले में भैंसरोडगढ़ से प्रवेश करती है। भैंसरोडगढ़ जो है ना, जहाँ पे रावत बाटा बना हुआ है, वो
कोटा में जाती है, बूंदी में, सवाईमाधोपुर, करौली और धौलपुर जिले में बहने के बाद देखो राजस्थान के 6 जिलों में बहती है। सूत्र याद रखना, चक्को बुस कदों, कई बार क्रम पूछ लेता है, चक्को बुस कदों, बुस होता है ना बुस, उसको कब चकना है। चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर, ठीक है, 6 जिलों में बहती है। फिर उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है, इटावा के पास, इलाहाबाद इटावा के पास यमुना नदी में मिल जाती है। तो यमुना नदी की सहायक नदी कौन सी होगी, चंबल, चंबल में अलग। इसकी प्रमुख सहायक नदियां बनास होगी जो खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है, बेड़च नदी जो गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है, कोठारी जो दिवेर की पहाड़ियों से निकलती है, काली सिंध इधर मध्य प्रदेश से निकलती है, देवास मध्य प्रदेश से, और पार्वती भी मध्य प्रदेश से निकलकर चंबल में मिलती है। राजस्थान का औद्योगिक नगर कोटा इसी नदी के किनारे स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट कोटा, राजस्थान की शिक्षा नगरी, राजस्थान का नालंदा, राजस्थान का तकनीकी शहर। और कोटा शहर की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ा चंबल फ्रेट रिवर बनता, बहुत बड़ा पर्यटक की दृष्टि से बनने जा रहा है, ध्यान रखना। तो कोटा बहुत प्रसिद्ध है, हड़ौती क्षेत्र में आता है। एक नदी आती है चंबल की, खास है, बनास सहायक नदी है। राजसमंद जिले के खमनोर की पहाड़ी से जन्म लेती है। क्वेश्चन सीधा सीधा पहाड़ी से आता है, या तो जिला या पहाड़ी या राजसमंद। ये भी 6 जिलों से, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक जिलों में बहकर सवाईमाधोपुर में रामेश्वर के निकट चंबल में मिल जाती है। रामेश्वर घाट है ना, धाम है जिसको कहते हैं, वहाँ चंबल में मिलती है। इसके भी 6 जिले हैं, इसका भी सूत्र याद रखना, अभी अटोस, ठीक है, अभी एटोस, रांची, ठीक है, ये सूत्र आ जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा, यहाँ से स्टार्ट होता है, देखो राजसमंद, रांची, बी अटोस, या ऐसे कह सकते हो, भीलवाड़ा, टोंक और सवाईमाधोपुर, 6 जिले आ गए। ये भी 6, ये मौसमी नदी, यानी बारिश होगी अरावली पर्वतमाला के क्षेत्र में तो ये बहेगी, नहीं तो नाम मात्र की बहती है। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी, सीधा पूछे राजस्थान की अपवाह की दृष्टि से सबसे लंबी नदी चंबल, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो इसका आप जवाब क्या दोगे, बनास। इसकी लंबाई लगभग 480 किलोमीटर है टोटल। टोंक व सवाईमाधोपुर नगर बनास नदी के किनारे स्थित है। टोंक और टोंक में बिशुलपुर बांध बना है, वो भी बनास नदी के किनारे है। सवाईमाधोपुर ये भी बनास नदी के किनारे। राजसमंद में गिलुंड सभ्यता है, वो भी बनास नदी के किनारे स्थित है। बनास की प्रमुख सहायक नदियों में मेनाल, कोठारी, बेड़च, खारी, ये नदियां इसकी सहायक है। मुख्य नदियां बात करो, क्योंकि मुख्य नदियां ही एग्जाम में पूछी जाती है। अब इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो विद्यार्थी एसीएफ की तैयारी करें, एसीएफ फ्री रिवीजन कैंप 25 डे का लगेगा, अभी फरवरी में के अंदर एग्जाम है, तो स्टार्ट होगा 20 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है, बुधवार से। आपके संपूर्ण एसीएफ रिवीजन और प्रैक्टिस का रामबाण कोर्स है ये। मॉडर्न हिस्ट्री है, इंडियन आर्ट एंड कल्चर है, राजस्थान हिस्ट्री है, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन राजस्थान इकोनॉमी, साइंस, राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, इंग्लिश, करंट अफेयर्स, ये क्लासें देखिए, रिवीजन क्लासें भी है और एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट भी है। कहाँ पे, अन अकेडमी, जिस विद्यार्थी ने डाउनलोड नहीं किया है इस पर सारी उपलब्ध है। जब भी अन अकेडमी ऐप डाउनलोड करो, जिसने कर रखा है, ये कोर्स देखने के लिए आप प्रोमो कोड यूज कीजिए, नानक क्लासेज। कौन सा करना है, नानक क्लासेज, एक साथ यूज करना है, नानक क्लासेज प्रोमो कोड यूज कीजिए, और ये फ्री लाइव क्लासें आप देखिए, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सेट दे सकते हैं। तो आज इसे डाउनलोड कर लीजिए। फिर देखिए, लूनी नदी बहुत खास नदी है वैसे। लूनी नदी अजमेर जिले में गोविंदगढ़ के निकट सरस्वती और सागरमती नामक 2 धाराओं के मिलने से इस नदी का उद्गम होता है। बहुत कम सुना होगा आपने, सुना होगा नाग पहाड़ से ये निकलती है। नई चीज देखो, गोविंदगढ़ के निकट सरस्वती और सागरमती नाम से ऐसी 2 धाराएं निकलती है ऐसी, फिर जाके ये दोनों मिलती है, तब ये लूनी होती है। ये भी 6 जिलों से, राजस्थान की 3 नदियां चंबल, बनास और लूनी 6 जिलों से बहती है। सूत्र अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर। सूत्र याद करो ना करो, अजमेर, पाली, ये देखो सबसे पहले अजमेर, फिर नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर में मिलने के बाद कच्छ की खाड़ी में मिल जाती है। ये भी ध्यान रखना, लूनी नदी कच्छ की खाड़ी में, ध्यान रखना यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक है। क्या है कि ये कच्छ के रन में गिरती है, कच्छ की खाड़ी में नहीं गिरती, ध्यान रख लेना। कच्छ के रन में गिरती है, लूनी न रण, कच्छ के रन में गिरती है, यहाँ ये मिस्टेक है, ये आपको नहीं याद करनी, कच्छ के रन में गिरती है। बाड़मेर जिले के बालोतरा तक तो ये इसका जल क्या है, मीठा होता है, और इसके बाद जल क्या हो जाता है, खारा हो जाता है, इसलिए इसको कहते हैं मिट्टी खारी नदी कहा जाता है।
इसकी सहायक नदियों में जोजड़ी, बांडी, जवाई, मीठड़ी, खारी, सूकड़ी, सागी, गुहिया। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखिए, इनमें एक खास ध्यान रखना, लूणी नदी की खासियत क्या है कि अरावली पर्वतमाला से निकलने के बाद यह पश्चिम की तरफ बहती है। और इसकी एक खास है, जो जोजड़ी नदी है ना, जोजड़ी नदी, ये अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलती है। एक तो ये ध्यान रखना, एकमात्र ऐसी नदी जो अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलती है। दूसरी इसकी खास, यह लूणी नदी के दाईं तरफ से मिलने वाली एकमात्र नदी है। कौन सी? जोजड़ी, जो नागौर के पादरला गांव से निकलती है। बांडी, जवाई, मीठड़ी, खारी, ये सारी नदियां क्या है, एक तो ध्यान रखना, स्त्रीलिंग में जितनी भी नदियां ना, सारी लूणी नदी है। और पश्चिमी राजस्थान की गंगा किसे कहते हैं? लूणी नदी को ही कहा जाता है। एक और खास नदी है माही नदी। माही नदी कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत पर इस नदी का उद्गम स्थल है। विंध्याचल पर्वत, मेहंद यहाँ पे झील है, सरदारपुरा जिला मध्य प्रदेश का, वहाँ से नदी निकलती है। और आपसे पूछे राजस्थान में दो ऐसी नदी जो सदावाहिनी है, तो एक चंबल है और एक माही है। यह नदी राजस्थान में बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिलों में बहने के बाद खंबात की खाड़ी में मिलती है। यहाँ खंबात की खाड़ी में, और इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ सोम और जाखम। अब देखिए माही नदी के बारे में। माही नदी ये जैसे राजस्थान है हमारा, राजस्थान के बांसवाड़ा के, ध्यान रखना कहाँ से निकलती है? खांदू गांव से प्रवेश करती है। खांदू गांव से प्रवेश करती है और थोड़ा सा दूर होने के बाद इस पे बांध बना हुआ है, माही बजाज सागर बांध, जो बांसवाड़ा के बोरखेड़ा गांव में बना हुआ है। अभी लाइब्रेरियन का एग्जाम हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है। उसके बाद में आपको याद रखना है, माही नदी, ये जैसे माही नदी होगी, यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, इसके दोनों तरफ से काटती है, इसलिए विश्व की ऐसी नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ये हमारे राजस्थान की माही नदी है। माही नदी परियोजना पूछे किन 2 देशों की है, ये किन 2 राज्यों की है? तो राजस्थान और गुजरात की है। इसमें गुजरात का हिस्सा 55% है, राजस्थान का 45% है, लेकिन जो विद्युत उत्पन्न होती है सारी की सारी 144 मेगावाट, वो सारी राजस्थान को मिलती है। ये एक ध्यान रखना। अब इस पे बांध कौन से हो गए? एक तो माही बजाज सागर बांध, जो राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, और एक बांध इस पे बना हुआ है, कागदी पिकअप बांध बना हुआ है, ये भी बांसवाड़ा में है। और एक बांध गुजरात में बना हुआ है, उसका नाम है कड़ाना बांध। तो ये सारी बातें किसकी होगी? माही। माही को कांठल की गंगा कहा जाता है, दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा कहा जाता है, और वागड़ की गंगा भी कहा जाता है। सोम, जाखम और माही नदी के संगम पर विनेश्वर धाम बना हुआ है, संत माऊजी ने इसकी स्थापना की थी। तो ये आप सारी चीजें ध्यान रखोगे। बाणगंगा नदी, इस नदी का उद्गम जयपुर जिले में स्थित अरावली की बेराट पहाड़ी से होती है। और ये बेराट, मैंने आपको जो पहले चैप्टर पढ़ा दिया उसमें प्राचीन सभ्यता के बारे में पढ़ाया था, पूरी बेराट की कहानी बताई थी कि बेराट सभ्यता 1936-37 में इसकी खोज करते हैं दयाराम बहादुर साहनी, और मौर्य और बौद्ध धर्म के विशेष मिलते हैं, सारी बातें बताई थी। इस नदी का पानी भरतपुर में घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में नम भूमि का निर्माण करता है, इसे अर्जुन की गंगा भी कहते हैं। अब ये बात इस किताब में लिख दी, मैं आपको एक बार बताता हूँ। बाणगंगा नदी के किनारे बेराट सभ्यता स्थित है, इसे अर्जुन की गंगा, ताला नदी और रुंठित नदी कहते हैं, क्योंकि ये नदी अब यमुना में नहीं मिलती है, पीछे ही समाप्त हो जाती है, इसलिए रुंठित नदी है। और घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान ये भरतपुर में है। इसका दूसरा नाम है केवलादेव राष्ट्रीय पक्षी विहार। और खासियत इसकी ये है कि केवलादेव घना पक्षी विहार है, ये रामसर साइट में चयनित है। 2 ही है राजस्थान में, 2 स्थल है जो रामसर साइट घोषित है, एक तो सांबर झील और दूसरा घना पक्षी अभ्यारण्य। तो ये बाणगंगा नदी होगी। फिर गग्गर, जिसे सामान्य भाषा में घरेलू क्षेत्र में से नाली कहती हैं। गग्गर, इस अंतः प्रवाही नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणी से होता है। उत्तरी राजस्थान में यह नदी हनुमानगढ़ में प्रवेश कर श्री गंगानगर में भूमिगत हो जाती है। इसका प्राचीन नाम सरस्वती नदी कहते हैं। वैसे इसका प्राचीन नाम पूछे तो आपको बताना है द्वस्द्वती नदी इसको कहा जाता है। गग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ में कालीबंगा सभ्यता स्थित है, रंग महल भी स्थित है, पीलीबंगा भी स्थित है। और इस गग्गर नदी का जब क्या है कि शिवालिक पहाड़ी पे बाढ़ आ जाती है, ज़्यादा बारिश होती है, तो इसका पानी पाकिस्तान में भी चला जाता है, फोर्ट अब्बास तक चला जाता है, और पाकिस्तान में इसे हकरा के नाम से जाना जाता है, और गंगानगर हनुमानगढ़ में इसे नाली के नाम से जाना जाता है। तो ये सारी बातें आपको गग्गर नदी के बारे में पता होनी चाहिए। यहाँ आप नक्शे में देख सकते हो सारी झीलें वगैरह, लूणी नदी है, खारी नदी, बनास नदी,
अक्सर आपने सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं। जब मैंने पहला चैप्टर पढ़ाया था तो आपको पहले बताया था 33 जिले आपको पता होना चाहिए, 7 संभाग आपको पता होना चाहिए, उत्तर दक्षिण की अक्षांशीय देशांतरीय स्थिति आपको पता होना चाहिए। अब देखिए वो तो थी सारी नदियाँ, और ध्यान रखना राजस्थान आरबीएससी की जो किताब है वहीं से सीधे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है और वही आपको याद करनी है। अब बात करते हैं राजस्थान की प्रमुख नदी घाटी परियोजना, ये भी सिलेबस में इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सीधा क्वेश्चन पूछता है। अब नदी घाटी परियोजना का मतलब 2 राज्यों की हो सकती है, अकेले राज्य की हो सकती है, और बहुउद्देशीय घाटी परियोजना क्या होती है जिसमें सिंचाई भी होती है, पेयजल भी होता है और इससे विद्युत भी उत्पादित की जाती है। अब देखिए बात इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नदी घाटी परियोजना के महत्व को देखते हुए इन्हें आधुनिक भारत के मंदिर कहा था। राजस्थान में चंबल परियोजना बहुत प्रसिद्ध है, मही बजाज सागर परियोजना जो मैं आपको बता चुका हूँ, और बिसलपुरी परियोजना जो टोंक के अंदर है, और सरदार सरोवर परियोजना प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। सबसे पहले देखिए चंबल, चंबल की खासियत बता देता हूँ मैं पहले ही। चंबल नदी पर 4 बांध बने, याद रखना नाम। सबसे पहला गांधी सागर, दूसरा राणा प्रताप सागर, तीसरा जवाहर सागर और चौथा कोटा बैराज। किस 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो राजस्थान और मध्य प्रदेश की है, राजस्थान और मध्य प्रदेश की, और दोनों का हिस्सा कितना है? 50-50 है, 50-50% है। टोटल आपसे पूछे कि विद्युत क्षमता कितनी है तो 386 मेगावाट है। अब 386 मेगावाट का 50-50 कर लो, 193 मेगावाट दोनों को आएगी। ठीक है, ये बता दिया मैंने, और बता देता हूँ। इस परियोजना के अंतर्गत कुल 4 बांध बनाए गए हैं। गांधी सागर बांध ये मध्य प्रदेश में है, मंदसौर जिले में। चित्तौड़गढ़ जिले में राणा प्रताप सागर बांध है, कोटा में जवाहर सागर और कोटा बैराज। अब आपसे पूछे चंबल नदी पर जो 4 बांध बनी है उनमें से ऐसा कौन सा बांध है जिसे बिजली उत्पादित नहीं होती? तो ध्यान रखना कोटा बैराज बांध है, इससे सिर्फ सिंचाई होती है। कुछ 12 की तरफ और कुछ कोटा की तरफ इसकी नहरें निकाली गई है सिर्फ, लेकिन इस पे विद्युत उत्पादन नहीं होता है, तो ये ध्यान रखना। माही बजाज सागर बांध के बारे में आपको बता चुका हूँ मैं, राजस्थान और गुजरात की परियोजना है। 55% गुजरात इसका हिस्सा रखता है और 45% राजस्थान, लेकिन जो सारी विद्युत होती है 144 मेगावाट वो सारी राजस्थान को मिलती है। बिसलपुर परियोजना, बिसलपुर टोंक के अंदर, ध्यान रखना बनास नदी के किनारे बना हुआ है। राजस्थान के टोंक जिले के टोडा रायसिंह नगर के पास बिसलपुर गांव में बनास नदी पर सिंचाई और पेयजल के उद्देश्य से इस परियोजना का निर्माण किया गया। अब क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इस बिसलपुर परियोजना से किन जिलों में सिंचाई और पेयजल उपलब्ध होता है? तो 3 याद रखना, जयपुर, अजमेर और टोंक। जयपुर, और अभी हाल ही में करंट का क्वेश्चन जो सुबह 7 बजे में राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास देखते हैं उन्हें पता होगा, राजस्थान जो विश्वविद्यालय जयपुर में उसको जल उपलब्ध होगा इस बिसलपुर परियोजना से। बड़ी बात है, ये ध्यान रखना। और इसी बिसलपुर बांध पर पहला फ्रंट बिजली जो ग्रीन मछली पालन है उसकी शुरुआत भी इस बांध में होगी। अजमेर का जो केकड़ी स्थान है बहुत प्रसिद्ध, हमारे राजस्थान के चिकित्सा मंत्री है डॉक्टर रघु शर्मा, उनका विधानसभा क्षेत्र है, उसको पेयजल आपूर्ति होता है। टोंक के अंदर तो ये बांध है ही, तो इसको उपलब्ध होता ही है। एक बहुत ही खास है सरदार सरोवर परियोजना। ये क्वेश्चन इतना ही आता है कि किन राज्यों की संयुक्त परियोजना और किस नदी पर है? तो आपको याद रखना है गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, और गुजरात में जो नर्मदा नदी है ना उस पे किया गया। इसका प्रमाण ये है कि हमारे राजस्थान के 2 जिले बाड़मेर और जालोर जिले में 2008 में पहली बार जालोर के सिल्लू गांव में पानी आया था, और राजस्थान की एकमात्र ऐसी परियोजना जिससे फुहारा विधि से सिंचाई अनिवार्य कर दिया है। पहले होती थी सिंचाई तो होती थी, लेकिन अब राजस्थान सरकार ने इसको अनिवार्य कर दिया है। तो ये देखो करंट का जो भी क्वेश्चन होगा वो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल से संबंध रखेगा सीधा सीधा। तो सरदार सरोवर परियोजना आपको क्या बताना है? गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। किस नदी पर बनी हुई है? गुजरात में नर्मदा नदी पर बनी हुई है। तो ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी देखो पाली जिले में ज्वाई नदी पर ज्वाई परियोजना है। पाली जिले में ज्वाई, और ज्वाई नदी जो ज्वाई बांध है वो मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं उसको। डूंगरपुर जिले में सोम नदी पर सोम कमला अंबा परियोजना बनी हुई है। उदयपुर में मानसी, वाकल और प्रतापगढ़ जिले में जाखम नदी पर जाखम परियोजना है। जो जाखम बांध है हमारे राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, ये भी ध्यान रखना। और जल संरक्षण के आधुनिक तरीकों में बांध बनाना सबसे प्रमुख है, तो ये बात है। अब देखिए आओ अभ्यास करें। हालांकि कक्षा 6 की बुक है, फिर भी देखिए कितना इंपॉर्टेंट बात है। नदी पर बने बांधों से होने वाले लाभों की सूची, ये तो नहीं बता सकते आप, लेकिन आप मुझे बताओगे कि चंबल नदी पर जो 4 बांध बने हुए हैं
वो कौन कौन से बंधे हुए मुझे कमेंट करके बताओगे। हालांकि मैं आपको बता चुका हूँ चंबल नदी पर, और चंबल नदी की खास है विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जो यूनेस्को में नामित है, और विश्व की एकमात्र ऐसी नदी जो 100 किलोमीटर दायरे में 4 बांध बने हुए हैं। तो वो चारों बांधों के नाम क्रम से बता देना मुझे। अब बात आती है राजस्थान में प्रमुख झीलें। ठीक है, झील कौन कौन सी है, बहुत सारी झीलें आपको पता है। तो उदयपुर में 14वीं से 19वीं शताब्दी तक जल संरक्षण हेतु बहुत सारी झीलें बनी, जैसे पिछोला झील, उदय सागर, फतेह सागर, गोवर्धन सागर, रंग सागर, स्वरूप सागर, जना सागर। और उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। उदयपुर को झीलों का नगर, झीलों की नगरी कहा जाता है, ये क्वेश्चन आता है। उसके अलावा जयसमंद झील राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है। महाराणा जय सिंह ने 1687 से 1691 तक गोमती नदी का पानी रुकवाकर बनवाई थी। विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। फिर अजमेर की बात करें तो पुष्कर झील धार्मिक महत्व की है। आना सागर झील जिसका निर्माण अर्णोराज या आना जी ने करवाया था। सिरोही में माउंट आबू में स्थित नक्की झील जो राजस्थान की एक तो प्राकृतिक झील है, और प्राकृतिक का मतलब क्या है, जैसे ज्वालामुखी वगैरह निकलते हैं तो उससे झील का निर्माण होता है, क्रैटर झील है, और राजस्थान की सबसे ऊंची झील है और सर्दियों में जम जाती है। अब वर्तमान में माउंट आबू में ना जो पारा है वो माइनस में पहुंच चुका है, तो झील जम चुकी है। और जो सिरोही के अंदर एक जाति रहती है ग्रास जनजाति, वो अपनी अस्थियां भी इस नक्की झील में ही विसर्जित करती है, ये भी ध्यान रखना। और राजसमंद झील तो बहुत प्रसिद्ध है, राजसमंद में है, महाराणा राज सिंह ने इसका निर्माण करवाया था, और इसके उत्तरी भाग को नौ चौकी कहते हैं, और इस पर विश्व की सबसे बड़ी राज प्रशस्ति अंकित है, जिसका निर्माण रणछोड़ भट्ट ने करवाया था, और 25 बड़े बड़े काले संगमरमर पर संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है। इसके अतिरिक्त देखो जोधपुर में बालसमंद झील है, और ये कायलाना झील तो बहुत ही प्रसिद्ध है, क्योंकि हाल ही में हमारे भारत का आर्मी एक कैप्टन था अंकित गुप्ता, उसके यहाँ प्रशिक्षण चल रहा था, पानी में बचाने के लिए प्रशिक्षण चल रहा था, ट्रेनिंग, लेकिन अचानक वो इस कायलाना झील में डूब गए। कायलाना झील के पास एक छोटी सी झील है जेत सागर, ठीक है, उसमें वो डूब गए और उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये कायलाना जोधपुर में है। उमेद सागर भी है। जैसलमेर में गढ़सीसर और डूंगरपुर में गेप सागर है, जिसके किनारे जो कालीबाई है और नानाबाई खाट की छतरी बनी हुई है स्मारक। बीकानेर में कोलायत झील है। अलवर में सिलीसेड झील है। अलीसेड राजस्थान का ननकानन कहते हैं, और कोलायत झील मरुस्थल का सुंदर उद्यान इस कोलायत झील को कहते हैं। कपिल मुनि का कार्तिक पूर्णिमा को यह मेला लगता है। ठीक है, ये झीलें हैं, और सीधा एग्जाम में झील पूछा जाएगा कायलाना झील कहाँ पे है। मीठे पानी की झील के अतिरिक्त राजस्थान में खारे पानी की झील है, जैसे सांबर झील, बाड़मेर में पंचभद्रा झील, नागौर में डिडवाना झील, बीकानेर में लूणकरणसर झील। ये लूणकरणसर झील ध्यान रखना उत्तरी राजस्थान की एकमात्र खारे पानी की झील है, ये भी ध्यान रखना। जैसलमेर में पोखरण, जोधपुर में फुलोदी आदि खारे पानी की झीलें हैं, तो इनको सारे तरीके से। और सांबर झील बहुत प्रसिद्ध है, सबसे ज़्यादा जयपुर में फैली है। वैसे ये राजस्थान के अजमेर, नागौर और जयपुर में है। 4 नदियां इसमें आकर गिरती है। पिछले साल BSTC में क्वेश्चन आया था, सीधा एक क्वेश्चन पूछ लिया था, सांबर झील में कितनी नदियां गिरती है? 4, खारी, खंडेला, रूपनगढ़ और मेथा, ये ध्यान रखना। और राजस्थान में सबसे ज़्यादा नमक उत्पादित होता है, वो सांबर झील में 8.7% होता है। तो ये मैंने आपको सारी कहानी इनकी बता दी। अब जल संरक्षण के बारे में आप सीधा ही पढ़ लो। अपने राजस्थान में देखो टांका होता है, खड़ीन होती है, जोहड़ होते हैं, बेरी होती है, बहुत सारे होते हैं, और रूप टॉप जल संचयन और वाटर हार्वेस्टिंग तकनीकें यहाँ पे प्रचलित हो रही है। तो ये आपका चैप्टर क्लियर हो गया 7 नंबर, जिसमें हमने नदियों के बारे में, झीलों के बारे में क्लियर रूप से पढ़ा था। अब आपके लिए मैं क्वेश्चन छोड़ के जाता हूँ जो कमेंट में जवाब देने हैं। बनास किस नदी की सहायक नदी है? बनास चंबल, लूणी, बाणगंगा, माही। माही बजाज सागर परियोजना कहाँ विकसित की गई है? माही बजाज सागर बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, कोटा। और एक क्वेश्चन आपके लिए, चंबल की प्रमुख सहायक नदियों के नाम। अब चंबल की प्रमुख सहायक नदियों के नाम बता सकते हो। 6 जिलों में से गुजरती है, वो बता सकते हो आप। इसका उद्गम कहाँ से हुआ ये बता सकते हो, और किस नदी में, क्योंकि मैं सारा आपको बता चुका हूँ और आप लगभग पढ़ चुके हैं इनको। राजस्थान की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाओं के नाम बताने हैं आपको। देखो 6ठी क्लास का चैप्टर है, लेकिन फिर भी आपको इनको बताना है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच गया। और सुबह 7 बजे जो हमारा करंट अफेयर्स की क्लास होती है वो जरूर देखा करो, स्पेशल राजस्थान, और उसमें स्टैटिक जीके की बात भी होती है। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।